जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लो प्रेशर पे गैसों को लेकर तो अलग अलग घटनाएं होती हैं, ठीक है। और उन घटनाओं के बारे में हमने जाना था कि कब कौन सी फेनोमेनन होती है, कब डार्क स्पेस बनता है, फैराडे डार्क स्पेस कब बनता है और क्रूक डार्क स्पेस कब बनता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस घटना से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को कि ये डार्क स्पेसेस क्यों बनती है और कैसे बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि गैसेस जो होती हैं, गैसों से कंडक्शन क्यों और कैसे होता है, और जो डिस्चार्ज होता है उस डिस्चार्ज का मीनिंग क्या है। बेसिकली होता क्या है कि कॉस्मिक रे होने के वजह से या किसी वजह से अगर गैस में आयन है, ठीक है, तो गैस के आयन पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो गैस के आयन क्या होते हैं, ये आयन एक्सेलरेट हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन इनमें आ जाता है, ये मूव करने लगते हैं। और जब मूवमेंट आता है तो मूवमेंट के चलते ये आयंस कोलाइड भी करते हैं, ठीक है, ये आयंस कोलाइड भी करते हैं ट्यूब के अंदर, और कोलाइड करने के चलते ट्यूब के अंदर स्पार्किंग होती है। इस घटना के बारे में हमने देखा था, ठीक है। लेकिन जब ये आयंस दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो क्या होता है कि ये अपना एनर्जी शेयर कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में आयंस प्रोड्यूस होंगे। देखिए, आयन के पास एनर्जी होती है और आयन एनर्जी के साथ क्या करता है, कोलिजन करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मॉलिक्यूल या एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो इलेक्ट्रॉन निकालने से वह मॉलिक्यूल या एटम न्यूट्रल या ग्राउंड स्टेट से जो है चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम आयोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो किसी भी गैस में क्या हो जाएगा, आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी या चार्ज पार्टिकल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। आयन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और दोनों की संख्या ज़्यादा जब होगी तो जनरली आयन क्या हो गैस क्या हो जाएगा, गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को डिटैच किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिटैच करने पे क्या हो जाता है कि यह आयन में चेंज हो जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन डिटैच करते हैं तो वह पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होती है, और इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर बाहर जाएगा, मान लीजिए ये पहले ये मॉलिक्यूल था, ठीक, और इस मॉलिक्यूल के पास n यूनिट पॉजिटिव चार्ज थी, -ne, ठीक है, n यूनिट निगेटिव चार्ज थी, तो इसके पास n यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी होगी, ठीक है, n यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी होगी। लेकिन जैसे ही 2, 4, 10, 5 या 1 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जाएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उतने संख्या में इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हैं, या उतने अमाउंट में इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो ये अमाउंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब कोई भी मॉलिक्यूल हो जाता है तो उसको आयन बोलते हैं। और आयन कब बनता है, जब किसी मॉलिक्यूल या पार्टिकल से या एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। लो प्रेशर में क्या होता है, एट लो प्रेशर में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डिटैच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये कोलिजन के पहले क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट मूविंग करते हैं, यानी बहुत ही
स्पीड से मूव करते हैं। और कोलिजन जब होता है इनका दूसरे मॉलिक्यूल से, वो क्या हो जाते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब इलेक्ट्रॉन अटैच होंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और जाके मान लीजिए ये दूसरा एटम है या पार्टिकल या मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन अटैच हो गया, तो इस पर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, इस पर निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज का बढ़ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन और ये निगेटिव चार्ज, ये तीनों ही डिस्चार्ज के प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनका रोल क्या है, आइए हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि डिस्चार्ज में कैसे कैसे घटनाएं होती हैं, और जो घटनाएं हमने देखी थी डिस्चार्ज ट्यूब में, उस ट्यूब के माध्यम से समझते हैं कि उन घटनाओं का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं, एक केस हम लोग मान लेते हैं कि जिस केस में डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज कहाँ पहुँच चुका है, तो डिस्चार्ज होने के बाद क्रूक डार्क स्पेस पे पहुँच चुका है। हमने आपको पहले ही बताया था कि क्रूक डार्क स्पेस क्या होता है, जब पूरे ट्यूब को फिल करता है तो फिल करने की स्थिति में पूरा ट्यूब चमकने लगता है। ठीक है, तो उस स्थिति तक पहुँचने के लिए क्या होता है, आइए एक चार्ट के माध्यम से हम लोग पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो ये आपके सामने एक चार्ट है, और इस चार्ट को मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये रहा आपके सामने चार्ट। तो देखिए यहाँ पे मेनली 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक, मेनली 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। एक आयोनाइजिंग का, आयोनाइजिंग कब होता है, ठीक, तो आयोनाइजिंग का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का आयन में बदलना। दूसरा स्टेप जो होता है वह क्या होता है, वह होता है लॉसिंग आयोनाइजिंग कैपेसिटी, यानी कब इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स अपना आयोनाइजिंग कैपेसिटी को लॉस करते हैं या आयोनाइजिंग पावर को लॉस करते हैं। ठीक है, और तीसरा स्टेप इसी में है एक्सेलरेटेड फ्रॉम डिस्टेंस। फिर आयोनाइजिंग कैपेसिटी लॉस कर देने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेलरेट हो जाते हैं। हमने देखा था ना कि पहले क्या होता है, पहले पॉजिटिव कॉलम आता है, फिर किसके पास आ जाता है, पॉजिटिव कॉलम कैथोड के पास आ जाता है, फिर कैथोड से एक ग्लो निकलती है, फिर पॉजिटिव कॉलम और ग्लो के बीच क्या हो जाता है, पॉजिटिव कॉलम और ग्लो के बीच हो जाता है एक डार्क स्पेस, जिसे हम फैराडे डार्क स्पेस कहते हैं। फिर क्या होता है कि फैराडे डार्क स्पेस के बाद वह ग्लो कैथोड से डिटैच होके एनोड की ओर जाने लगती है। तो कैथोड और निगेटिव ग्लो के बीच एक स्पेस आ जाता है जिसको क्या कहते हैं, क्रूक डार्क स्पेस, क्रूक डार्क स्पेस। तो क्रूक डार्क स्पेस के बाद क्या होता है, तो जो पॉजिटिव कॉलम होता है वो स्प्लाइट हो जाता है और अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पेसेस बनाता है। फिर धीरे धीरे क्रूक डार्क स्पेस बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा का पूरा ट्यूब से निगेटिव ग्लो पॉजिटिव कॉलम दोनों गायब हो जाता है। और जब दोनों गायब हो जाता है तो वहाँ क्या बचता है, वहाँ बचता है केवल क्रूक डार्क स्पेस। ठीक है, क्रूक का डार्क स्पेस बचता है जिसे हम लोग कहते हैं। और वह क्रूक डार्क स्पेस कब होता है, जब पूरा ट्यूब से पॉजिटिव कॉलम के साथ निगेटिव ग्लो भी गायब हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो कैसे समझ सकते हैं। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम लोग इस चार्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं आयोनाइजिंग क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि
आयन जो होते हैं वह जनरली गैस में अवेलेबल होते हैं कॉस्मिक रे अदर फैक्टर के होने के वजह से, ठीक है। अब आयन जब अवेलेबल होते हैं तो उन आयन के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ट्यूब के अंदर पॉजिटिव कॉलम बनती है, आपने देखा एक्सपेरिमेंट में। तो पॉजिटिव कॉलम कहाँ जाती है, पॉजिटिव कॉलम कैथोड के पास जाती है। और पॉजिटिव कॉलम किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव या एनोड से निकलने वाली बीम को बोलते हैं, जिसे कैनल रे हम लोग बोलते हैं। और वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वह जब कैथोड के पास पहुंचती है ना तो कैथोड उसे अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नियर कैथोड रे, जब कैथोड रे के पास पॉजिटिव आयन पहुंचती है तो कैथोड रे उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, यानी वो आयंस कैथोड रे की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर स्टेप होता है ना कि अट्रैक्शन के चलते उन आयंस का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब आप लोग जानते हैं कि कोई पार्टिकल है, वह किसी दिशा में चल रही है और उसे उसी दिशा से उसी डायरेक्शन से खींच लिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए कि ये कोई आयन है, ठीक है, और ये एनोड है, एनोड से वो इधर आयन चल रही है और इधर क्या है, तो इधर कैथोड है, कैथोड के पास निगेटिव चार्ज है और एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगी, इसको अपने ओर खींचेगी, ठीक। और अपने ओर खींचने के वजह से इसका वेलोसिटी जो होगा ना, इसका जो वेलोसिटी होगा वह बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने से इसका काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, यह भी क्या होगा, यह भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं, यह भी इंक्रीज हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से ये आयन जाके सीधा इस कैथोड पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। और जब आयन इस कैथोड पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ निगेटिव चार्ज बाहर निकाल देगी, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बिल्कुल इस चार्ट को भी देखकर आप समझ सकते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, तो जाके गैस पार्टिकल से, जो ट्यूब के अंदर गैसेस होती हैं, उन पार्टिकल से जाकर वह इलेक्ट्रॉन टकराती हैं और टकरा के उन्हें आयोनाइज कर देती हैं, ठीक है, उन्हें आयोनाइज कर देती हैं। इस तरह से ट्यूब में आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन का आपको स्टेप समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप। अब क्या करते हैं कि प्रेशर को हम थोड़ा लो कर देते हैं, ठीक है। प्रेशर को क्या करते हैं, लो कर देते हैं। जैसे ही हमारा ये स्टेप हुआ, गैस के अंदर आयोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, हम प्रेशर को लो कर दिए। अब प्रेशर को लो कर दिए तो क्या होगा, जो आयोनाइज गैस होंगी, ठीक, आयोनाइज गैस में इसके अंदर अब गैसेस कौन सी हैं, आयोनाइज गैसेस हैं। तो आयोनाइज गैस में ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रही हैं, यहाँ पे दो घटनाएं हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रही हैं, आपको फिर से आपको बता रहे हैं, यहाँ पे दो घटनाएं हो रही हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, अगर ये एनोड है और ये कैथोड है, ये एनोड है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव कर रही हैं किधर, एनोड की ओर। और यहाँ से पॉजिटिव आयन किधर मूव कर रही हैं, तो पॉजिटिव आयन मूव कर रही हैं कैथोड की ओर। अब जो पॉजिटिव आयंस होती हैं, इनका वेट ज़्यादा होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैवी होते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है और एटम का सारा मास कहाँ कंसिडर करते हैं, न्यूक्ली में। तो जब एटम का मास न्यूक्ली में होता है तो पॉजिटिव आयन हैवी होगी, सिंपल सी बात है। तो हैवी आयंस स्लो मूव करती है और
लाइट इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करती है। तो जब लाइट इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करती है तो क्या होता है, और जब ये स्लोली मूव करता है तो ये जो फास्ट मूव करेगी तो यह एनोड की ओर जल्दी जल्दी जाएगी, और ये जब स्लो मूव करेगी तो ये कैथोड की ओर धीरे धीरे जाएगी, और धीरे धीरे जब जाएगी तो कैथोड के पास जाकर यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज का रीजन बना लेगी। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज का रीजन बना लेगी। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का रीजन यहाँ पे बना, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इस रीजन से पास करना पड़ेगा। तो यही रीजन जब बनता है ना तो फैराडे डार्क स्पेस बन जाता है। ठीक, यहाँ पे एक डार्क स्पेस बन जाता है, फैराडे डार्क स्पेस, लो प्रेशर करते हैं तो फैराडे डार्क स्पेस से होकर इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा। अब फैराडे डार्क स्पेस क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड या पॉजिटिव फील्ड हम लोग कह सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से मूव करती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का बहुत सारा डेंसिटी बन जाता है, तो जब मूव करती है तो इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज से टकराती है। तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज से टकराएगी तो वहाँ स्पार्किंग होगा। ठीक, तो स्पार्किंग होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लो होगा। ठीक, और स्पार्किंग और ग्लो में इलेक्ट्रॉन क्या करती है, तो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लॉस्ट कर देती है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन स्लो मूविंग करने लगती है। तो जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गैस को क्या करेगी, गैस को आयोनाइज नहीं कर पाएगी। ठीक, गैस को आयोनाइज नहीं कर पाएगी, और जब गैस को आयोनाइज नहीं कर पाएगी तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब लाइट प्रोड्यूस नहीं होगा तो वहाँ पे डार्क रीजन बनेगा। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। और जब डार्क रीजन बनेगा तो क्या होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने अपना आयोनाइजिंग कैपेसिटी क्या किया है, लॉस कर दिया है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डार्क स्पेस जो बनाती हैं उसको कहते हैं फैराडे डार्क स्पेस। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया आयोनाइजेशन का। ठीक है, अब बचा थर्ड स्टेज। अब इसके आगे जब जाएगी ना स्टूडेंट्स तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग अगले। ये जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग फ्रॉम डिस्टेंस। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ने अपना एनर्जी लॉस कर दिया है। ठीक, तो फिर क्या होगा, आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम इलेक्ट्रिक कैथोड ग्लो, कैथोड ग्लो से बाहर आने के बाद इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सेलरेटेड हो जाएगी। क्यों एक्सेलरेटेड हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, दूसरे साइड पॉजिटिव फील्ड है जो उसे अट्रैक्ट करेगा अपने ओर। ठीक है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सेलरेट हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुई उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन फिर से गैसों के मॉलिक्यूल से टकराने लगी, और इस वे में क्या होता है, फिर आयोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो हमने देखा कि किस तरह से ये फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वह आयोनाइजेशन रुक जाता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सेलरेट होती है, और वहाँ से फिर से ये फर्स्ट वाला स्टेप चालू हो जाता है, यानी आयोनाइजेशन। तो इस तरह से ये स्टेप जो मैंने आपको यहाँ एरो से दिखाया है, फर्स्ट से थर्ड तक जो जाती है स्टेप, इस स्टेप में इस तरह से क्या होगा कि इस स्टेप में ये रिपीटेशन बार बार होता रहेगा। रिपीटेशन होने के चलते क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रियंस बनते हैं, यानी लाइन ब्रेक हो जाता है पॉजिटिव लाइन, और वहाँ पे डार्क और ब्राइट का अल्टरनेट बैंड मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद थोड़ा सा प्रेशर अगर और कम कर दें, थोड़ा सा प्रेशर और कम कर दें, ठीक है, तो ये जो स्टेप नंबर 4 है ये होता है, यानी फ्लोरोसेंस का ऑकरेंस वहाँ पे होता है। ये क्या होता है, तो जैसा कि हमने देखा था
ट्यूब में कि लास्ट में ट्यूब चारों ओर से चमकने लगा। चमकने का मतलब क्या हुआ कि ट्यूब के अंदर ये जो कैथोड ग्लो है, जो एनोड ग्लो है, ये सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। और सब कुछ ख़त्म होने के बाद जो क्रूक डार्क स्पेस है, क्रूक डार्क स्पेस ने पूरे ट्यूब को फिल कर दिया। ये कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन अपना जो मीन पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन का मीन पाथ, उस मीन पाथ का वैल्यू ट्यूब से बड़ा हो जाता है, ठीक। तो ट्यूब में किसी भी गैस से इलेक्ट्रॉन टकराती नहीं है और तब क्या होता है, उस ट्यूब का ग्लास ग्लो करने लगता है, जिसका कलर किस पे डिपेंड करता है? ग्लास के नेचर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये 4 स्टेप हुआ। ये स्टेप आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप ये चार्ट भी रख सकते हैं। इस चार्ट से एक बार में आप लोग इस पूरे प्रोसेस को समझ जाएंगे। अब आपने कैथोड रे जान लिया, तो आइए अब जानते हैं कि कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि कैथोड रे क्या होती है, ठीक है। कैथोड रेज क्या होती है? तो कैथोड रेज का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एनोड से निकलती है वह पॉजिटिव कलम और जो कैथोड से निकलती है वह निगेटिव कलम। तो कैथोड रे का प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। देखते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टी कैथोड रेज का। तो जो कैथोड रेज होती है, यह कैथोड रेज किससे इमिट होती है? तो कैथोड से इमिट होती है और कैथोड सरफेस से इमिट होकर यह एक डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव करती है और इसके मूवमेंट पर एनोड का पोजीशन कोई भी डिफरेंस नहीं डालता है। मतलब एनोड के पोजीशन से यह इंडिपेंडेंट होती है, ठीक। इसके लिए, इसको शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसको शो करने के लिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये C जो है कैथोड है, इस पे निगेटिव चार्ज है और ये A क्या है? ये एनोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब C कैथोड को हम एक प्लेट ना लेकर यहाँ पे हम एक कर्व कैथोड ले रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा प्लेट ले रहे हैं जो कर्व है, ठीक। कर्व किस वे में कर्व है? तो कॉनकेव जैसा है, कॉनकेव मिरर जैसा है। अब कॉनकेव मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, आप लोग जानते हैं। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कॉनकेव मिरर से जो लाइट्स निकलती हैं ना रिफ्लेक्शन के बाद, वहाँ पे जाके मिलती हैं, ठीक। तो जब इस कॉनकेव कैथोड से ये आपको जो निकल रही हैं, ये क्या हैं? ये कैथोड रे हैं, ठीक। कैथोड रे निकलती हैं, तो कैथोड रे निकलने के बाद क्या होती हैं? तो इस यहाँ पे इसके कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पे कोई फ्लोरोसेंस मटेरियल हम लोग रख देते हैं। फ्लोरोसेंस मटेरियल कहने का मतलब कि वह मटेरियल जिस पे पड़ के कैथोड रे ग्लो करती है। तो एक ऐसा मटेरियल हम मैकेनिज्म से रख देते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम ग्लो हमको मिलता है, ठीक ना। यहाँ पे मैक्सिमम ग्लो मिलता है, लेकिन जैसे ही उस मटेरियल को यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, वह ग्लो कम हो जाता है। अगर कैथोड रे का पाथ एनोड पे डिपेंड करता ना, तो ऐसा नहीं होता। तो ये घटना क्या दर्शा रही है कि कैथोड रे क्या होती है? कैथोड रे एनोड के पोजीशन से इंडिपेंडेंट होती है। ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 1। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 कैथोड रे का। तो 2 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, ये जो कैथोड रे होती है कैथोड से निकलकर हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक। स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसको प्रूव करने के लिए ये जो ट्यूब होता है, इस ट्यूब को कौन सा ट्यूब हम लोग बोलते हैं? इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम यहाँ पे मेटल का एक प्लेट लगा देते हैं जो कि क्रॉस जैसा कुछ आकृति बना होता है, ठीक है। तो जब कैथोड से ये लाइंस निकलती हैं
तो कैथोड से लाइंस निकलने के बाद इस ग्लास ट्यूब के वाल पे इधर इस क्रॉस का यहाँ पे छाया बन जाता है, शैडो बन जाता है। शैडो किस स्थिति में बनता है आपको पता है ना, कि लाइट में शैडो कब बनता है, जब लाइट में कोई हम ओपेक मीडियम रख देते हैं। तो ओपेक मीडियम से लाइट नहीं जाती है, इसलिए वहाँ शैडो बनता है। ठीक, तो ओपेक मीडियम ये मेटल है और इससे लाइट नहीं जा रही है, तो लाइट नहीं जा रही है तो इसका शैडो बन रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी होता है कि कैथोड रे जो होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करती है। कैथोड रेज मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करती है। इस बात को प्रूव करने के लिए क्या किया गया कि ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक पंखी लगा दिया गया। ये पंखी आप लोग देख रहे हैं, एक पंखी, एक फैन लगा दिया गया, एक बहुत ही लाइट फैन लगा दिया गया। तो जब लाइट फैन लगा दिया गया तो कैथोड रे कहाँ से निकलेगी, सी से, यानी कैथोड टर्मिनल से निकलेगी। ठीक, कैथोड टर्मिनल से इस तरह से कैथोड रे निकलेगी और कैथोड रे निकल के उस फैन पे पड़ेगी एनोड की ओर जाने के लिए। तो क्या हुआ कि यह फैन इस डायरेक्शन में घूमने लगा, उसके जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स के वजह से। तो इस फैन के घूमने का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये कैथोड रे इस पे जाके स्ट्राइक कर रही है। क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करके इस पे मैकेनिकल फोर्स जो है ना एक्सर्ट कर रही है। क्या एक्सर्ट कर रही है, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे इज कैथोड रे प्रोड्यूस हीट। कैथोड रे प्रोड्यूस हीट व्हेन दे स्ट्राइक ए मटेरियल सरफेस। इसके लिए क्या किया गया कि इसके अंदर निकेल का या किसी मटेरियल का एक स्ट्रिप लगा दिया गया। ठीक, तो स्ट्रिप लगाने के बाद क्या हुआ कि जब कैथोड रे इससे टकराती हैं तो ये स्ट्रिप क्या हो जाता है, ये स्ट्रिप हीटेड हो जाता है, वार्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रे हीट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इसका हुआ प्रॉपर्टी, कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस व्हेन दे स्ट्राइक ए नंबर ऑफ क्रिस्टल, मिनरल्स एंड साल्ट। देखिए, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं या कुछ ऐसे मिनरल्स और साल्ट होते हैं जिनसे टकराकर कैथोड रे क्या करती है, कैथोड रे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है। फ्लोरोसेंस का मतलब आप लोग समझते हैं, वाल का चमकना। ठीक है। क्रूक डार्क स्पेस फेनोमेनन में क्या होता है, सब कुछ गायब हो जाता है और ये वाल ऐसे बाहर की ओर ये वाल चमकने लगता है। जिस वाल का चमक किस पे डिपेंड करता है, इसके मटेरियल पे। ठीक, यानी इसका जो मटेरियल है वह एक विशेष तरह का क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल को चेंज करने पे ये चमक भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। और इस चमकने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो फ्लोरोसेंस कैसा फेनोमेनन है, जब कैथोड रे किसी मटेरियल से टकराती है और चमकना शुरू हो जाती है तो उसे कहते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक, तो कुछ क्रिस्टल से टकराकर कैथोड रेज क्या करती हैं, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे इज कैथोड रे व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक ए सॉलिड ऑब्जेक्ट स्पेशली ए मेटल, एक्सरे आर इमिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखिए, जब किसी सॉलिड मेटल को हम लोग यहाँ पे रख दें, किसी सॉलिड मटेरियल को, और उससे जब कैथोड रे टकराती हैं तो कैथोड रे एक रेडिएशन है और इस रेडिएशन के वजह से इस पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स से एक दूसरे तरह का रेडिएशन निकलता है जिसे हम लोग कौन सा रेडिएशन कहते हैं, एक्सरे रेडिएशन। ठीक है, एक्सरे रेडिएशन एक्सर्ट करने में भी कैथोड रे सक्षम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे कहाँ से निकल रही है, कैथोड से। कैथोड कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो निगेटिव चार्ज से निकलकर यह कहाँ जाती है, सीधा, यह सीधा नॉर्मली एनोड की ओर जाती है।
लेकिन हम क्या करते हैं कि जब इसके ऊपर हम पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ये कैथोड रे एनोड की ओर ना जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बेंड हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बेंड हो जाती है और पॉजिटिव की ओर बेंड होती है। ठीक, निगेटिव से क्या होती है, दूर भागती है। ठीक, तो निगेटिव से दूर भागना और पॉजिटिव की ओर जाना, ये किस तरह का घटना है, यह निगेटिव चार्ज के तरह का बिहेवियर है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम कैथोड रे में मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब के पास मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, यहाँ कोई मैग्नेट हम रखते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेट हो गया और इस मैग्नेट का एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होता है, तो यह कैथोड रे जो होती है यह साउथ पोल के ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि कैथोड रे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के फील्ड से इफेक्टेड होती है, मतलब कि कैथोड रे पे मैग्नेटिज्म भी है और इलेक्ट्रिसिटी का भी असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैथोड रे की है, कैथोड रे आयोनाइज गैस थ्रू विच दे आर पास। देखिए, जब लो प्रेशर पे कैथोड रे यहाँ से पास होती है तो प्रेशर के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती है, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको चार्ट में दिखाया और बताया कि कैसे गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं। तो कैथोड रे का एक प्रॉपर्टी है, ये गैसों को भी आयोनाइज कर देती हैं। नेक्स्ट हुआ कैथोड रे रेज पेनिट्रेट देन फाइल्स ऑफ मैटर, पेनिट्रेट द फाइल्स ऑफ मैटर, यहाँ द होगा, पेनिट्रेट द फाइल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैथोड रे क्या होती है कि मेटल फॉइल्स को, कैथोड रे पेनिट्रेट द फॉइल्स ऑफ मेटल, मेटल फॉइल्स को पेनिट्रेट करती है। समझ रहे हैं, मेटल फॉइल्स को पेनिट्रेट करने का मतलब, जब यहाँ पे हम लोग बहुत ही थिन फॉइल एक रख दें गोल्ड का, तो कैथोड रे क्या होगी, इससे आर पार निकल जाएगी, यानी इनमें पेनिट्रेट करने की भी क्षमता होती है, जिसे हम विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, कैथोड रे एक ऐसी रेडिएशन है जो मेटल फॉइल को, थिन मेटल फॉइल को पेनिट्रेट करके दूसरे ओर निकल जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लास्ट, जो कैथोड रेज होती है ना, या फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी इफेक्ट करती हैं। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वह इसी बात पे डिपेंड है। इसका डिटेल्स हम आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में देंगे। ठीक है, तब तक आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है इसको कमेंट करें। ठीक है, और इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।